construct an equation which best fits the observed data। एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो हमारे ऑब्जर्व डेटा को फिट आ जाए, और फिर हम उसी इक्वेशन को यूज़ करके उस डेटा की प्रोसेसिंग करते रहें फर्दर भी। तो ये हमारा एक्चुअली जो काम है वो एक इक्वेशन मेकिंग है। और जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट होते हैं या स्टैटिस्टिक्स के लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो कोई लीनियर रिलेशनशिप बनाए, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकें। अच्छा, इक्वेशन जब बन जाएगी तो ग्राफ भी डेफिनेटली फिर बनाया जा सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक वाज़ेह बात करूं यहाँ पर, तो हम ये चाहते हैं कि हम डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करें कि एक स्ट्रेट लाइन से हम उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकें। क्या मतलब इसका? फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास डेटा है, x की वैल्यूज़ हमने x एक्सिस के अलॉन्ग पुट कर दी हैं, y की वैल्यूज़ हमने y एक्सिस के अलॉन्ग पुट कर दी हैं। तो जब हमने जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं उनको पुट किया है तो ग्राफ में जो वैल्यूज़ आती हैं या पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। x वैल्यूज़ अलॉन्ग एब्सिसा, y वैल्यूज़ अलॉन्ग ऑर्डिनेट। अब हमने अभी बेस्ट फिट नहीं किया, लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं किया। वैसे ही ये जो डेटा है ना, इसको मैं पुट करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये y की वैल्यूज इस तरफ हैं इसी तरह से। तो जब हम ऑब्जर्व डेटा को एज सच ग्राफ में पुट करते हैं तो 1 के सामने हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1.5 था तो उसके लिए ये पॉइंट बन गया, 2 के सामने 3.8 था तो उसके लिए ये पॉइंट बन गया। या मैं एक रफ ग्राफ, वैसे ही ना एक ग्राफ कोई उसको वैल्यूज़ को अभी नहीं देख रहा, फ़र्ज़ कर लें कि हमें ना ये एक ग्राफ कुछ पॉइंट्स का डेटा का हमने ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बन गया, ये पॉइंट्स की ये पोजीशन है, तो ये स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं। और हम चाहते हैं कि हम कोई एक ऐसी लाइन बनाएं जो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फिट आए, एक लाइन बनाए जो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फिट आए, और बनाने भी एक शार्प लाइन है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बना लेते हैं जो इन तमाम पॉइंट्स को बेस्ट फिट करे, या इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो इस लाइन से। तो इसको बेस्ट फिट लाइन कहते हैं या बेस्ट एस्टिमेशन कहते हैं। अब इस लाइन की मेकिंग या फिर एक इक्वेशन की मेकिंग, तो ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें, प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो ये एक बेस्ट एक्सक्यूज मी फिट सर, लाइन लाइन, का नेम बताना दोबारा इसका। इसको हम बेस्ट फिट लाइन कहेंगे या बेस्ट एस्टिमेशन लाइन कहेंगे। तो इस तरह हम चाहते हैं कि इस तरह का काम चाहते हैं कि कोई एक लाइन ऐसी बनाएं जो हमारे डेटा को बेस्ट फिट आ जाए, और इसके लिए हम पहले एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और उस इक्वेशन को हम यूज़ करके फिर इस तरह का ग्राफ मेक कर सकेंगे। तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम लीस्ट स्क्वायर मेथड है, या इसको रिग्रेशन एनालिसिस भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन हम यहाँ पर इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड के तौर पर ही पढ़ेंगे। अब ये काम कैसे करना है, उसके लिए इस डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं कि x की वैल्यू सपोज 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और y की वैल्यूज़ ये गिवन है 1.5 3.8 6.7 9.0 11.2 13.6 और 16। हमने करना ये है कि इन वैल्यूज़ को ना एक बार फिर से इस तरह से लिखना है, x को लिखा, y को लिखा, फिर एक्स वाई लिखना है, फिर x का स्क्वायर लिखना है, यानी x और y का प्रोडक्ट लेके लिखना है। मैंने पहले इसको ना सॉल्व कर रखा है इसी सारे इक्वेशन को ना, तो मैं जल्दी से वो वैल्यूज पुट करता जाऊँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने x और y के प्रोडक्ट्स लेके रखे हुए पहले से ही। 1 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ही आएगा, जब 2 और 3.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6 आ जाएगा, जब 3 और 6.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.1 आ जाएगा, जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, जब 5 और 11.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, जब 6 को 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.6 आ जाएगा, और जब 7 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स आ गया है ना, हमें ये वैल्यू एक चाहिए, प्रोडक्ट इनका लाजमी चाहिए आगे इस प्रोसीजर के वर्किंग में। इस तरह हमें x का स्क्वायर भी चाहिए। x का स्क्वायर देना तो बहुत आसान है, x की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 2 का 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36 एंड देन 49। अब ये चार वैल्यूज़ हमें
चाहिए और प्लस इनका हमें सम भी चाहिए। इन चारों वैल्यूज़ का हमें सम चाहिए, इनको हमने ऐड अप करना है। तो देखें पहले कॉलम में यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स वैल्यूज़। ये जो एक्स वैल्यू लिखी है ना, इन सब को मैंने ऐड करना है। तो मैंने इनको ऐड करके रखा हुआ, पहले से जल्दी से आपको इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ कि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इनका रिज़ल्ट आ जाएगा 28। ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका रिज़ल्ट आ जाएगा 28। अच्छा, फिर हमें यहाँ पर सम ऑफ वाई भी चाहिए, यानी वाई वैल्यूज़ का भी हमने सम करना है। ये मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ये 61.8 आता है। जब इन सारी वाई वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 61.8। फिर हमने ये भी सम करना है, एक्स वाई वैल्यूज जो सारी निकाले ना अलहदा, इनका भी हमने सम करना है। तो एक्स वाई वैल्यूज़ का जब हम सम करेंगे इन सब का, तो ये आता है 314.8, 314। बाद हमने एक्स स्क्वेयर का भी सम करना है, जो एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ है ना, इनका भी हमने सम निकालना है, सम ऑफ एक्स स्क्वेयर वैल्यूज़। तो ये हमारे पास आ जाता है 140। तो अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक डेटा को अरेंज किया 4 हिस्सों में, एक्स की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़, फिर प्रोडक्ट उनका एक्स और वाई, फिर एक्स का स्क्वेयर, फिर उन सब का आपने सम कर लिया। अब फर्दर आपने करना ये है कि आपने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें बेस्ट फिट लाइन जो बनाए वो स्ट्रेट लाइन ही हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो ज़्यादा ईजियर है टू रिलेट टू वेरिएबल्स, इसकी स्टडी आसान है, इसको यूज़ करना आसान है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये है, ये क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है और आपने पहले इसको पढ़ा होगा। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो हम इसी में y और x की वैल्यूज तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर सपोज हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें फर्दर चाहिए, एक m चाहिए और एक b चाहिए। m जो है यहाँ पर, m जो है इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, और b जो है इसको हम कहते हैं बाय इंटरसेप्ट। बाय इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ग्राफ जो y एक्सिस को कहाँ से कट करेगा, और स्लोप जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं, टेंजेंट थीटा भी होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इसमें स्लोप फाइंड करने का और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसी के लिए हमने ये समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। इनको हम यूज़ करके स्लोप निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर उनको यहाँ पर एम और बी की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको बेस्ट फिट इक्वेशन कहेंगे, और फिर उसको हम चेक भी करेंगे कि वाकई हमारे डेटा के ऊपर बेस्ट फिट आती है या नहीं आती है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोप। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। जो स्लोप का फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स में जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड में, m को हम फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी और डिफ़िकल्ट सा फॉर्मूला है, वो है n टाइम्स समेशन एक्स वाई, जो हमने समेशन एक्स वाई ऊपर फाइंड किया हुआ है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि 7 है यहाँ हमारे फॉर्मूला में, माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई। ये वैल्यूज इसलिए पहले फाइंड की थी ताकि इनको हम फॉर्मूलाज में इस्तेमाल कर सकें। डिवाइडेड बाय, इसको फिर डिवाइड करना है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, इसको फर्दर हमने अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। डिवाइडेड बाय क्या है, n टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर, n टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का, वो समेशन एक्स स्क्वायर था, ये समेशन एक्स और इसका होल स्क्वायर है। ये दो डिफरेंट वैल्यू है, समेशन एक्स इज दिस वन, समेशन एक्स स्क्वायर इज दिस वन। तो बच्चों इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं जो ऊपर वैल्यूज हमारे पास है स्लोप फाइंड करने के लिए। तो लेट्स पुट द वैल्यूज़। n की जगह पे 7 है, ये हमें मालूम है, n की जगह पे क्योंकि टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। समेशन एक्स वाई कितना है, 314.8 है, 314.8 है, माइनस समेशन एक्स कितना है, 28 है, और मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई कितना है, समेशन वाई है 61.8। तो ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट कर दी गई जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, और डिवाइड करेंगे इसको, नीचे वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको भी पुट करते हैं। नीचे वाली वैल्यूज़ क्या है, समेशन एन इज 7,
इस डेटा के अंदर n 7 है क्योंकि 7 वैल्यूज आपने टोटल ली हुई है और समेशन x के इज 140 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 140 एंड माइनस समेशन x इज 28 और फिर 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। अगर हम इस सबको सॉल्व कर लेते हैं, सब इस तरह से सॉल्व कर ले हम लोग, तो m की जो वैल्यू आती है यानी स्लोप की जो वैल्यू आती है वो ये आती है, इसको वैसे खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2.142857। पहले आपने इसको फर्स्ट हैंड पे राउंड ऑफ नहीं करना क्योंकि इससे हमने b फाइंड करना है, इसी वैल्यू को यूज़ करके, तभी आपने राउंड ऑफ नहीं करना। लेकिन हमारी एक रिक्वायर्ड चीज़ जो हमें मिल गई है, m मिल गया हमें और सीक्वेंस को मेक करने के लिए। अब हम b फाइंड करेंगे यानी y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो b फाइंड करने के लिए भी फार्मूला है और b फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, वो है समेशन y माइनस m, m मीन स्लोप, ये जो स्लोप अभी फाइंड किया था, मल्टीप्लाई बाय समेशन x एंड डिवाइडेड बाय n, n मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। तो अब आप ये वैल्यूज़ आपके पास सारी अवेलेबल हैं, आप पुट कर दें यहाँ पर। जैसे कि समेशन y कितना है, समेशन y है 61.8 और फिर स्लोप कितना है m, m इस ये एग्जैक्ट पुट करना है इसलिए मैंने पहले राउंड ऑफ नहीं किया था, 2.412857 ताकि b की वैल्यू को फ़र्क ना पड़े। अगर पहले राउंड ऑफ कर दिया b की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी तो फिर बेस्ट फिट इक्वेशन नहीं बन पाएगी। और समेशन x जो है दैट इज़ 28 और इसको सबको डिवाइड कर देना है 7 के साथ। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो b की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो मैं लिख देता हूँ, डिवाइड कैसे करें 7 के साथ। तो बच्चों जो b आता है वो आ जाता है, b इज़ y इंटरसेप्ट, वो है -0.82871, ये आ गया b, ये है y इंटरसेप्ट, यानी जो लाइन हमारी होगी इस डेटा के लिए वो नेगेटिव y एक्सिस से गुजरेगी, नेगेटिव का मतलब यही है। अच्छा, अब मैं इक्वेशन मेक करना चाहता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में पुट करना चाहता हूँ मैं ये। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में पुट करूँगा m और b को, तो मैं राउंड ऑफ करके ही लिखूँगा। तो बच्चों अब हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ गया, m की जगह पे मैं 2.41 लिख देता हूँ क्योंकि पीछे 4 है तो वो लेस देन 5 है, तो इसलिए रिमाइंडर विल रिमेन सेम 2.41 और b की जगह पे चूँकि वहाँ प्लस है फॉर्मूला में लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो -0.83 राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है इस लीस्ट स्क्वायर मेथड से, जो हम चेक करना चाहते हैं कि बेस्ट फिट आती है हमारे डेटा को या नहीं आती है। और हमने एक इक्वेशन बना ली है y इज इक्वल टू 2.41x माइनस 0.83। अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे, सपोज दैट आपने x को पुट कर दिया है 2 के इक्वल, अब हम अपने ऑब्जर्व डेटा को चेक करते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो 2.41 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड माइनस 0.83। बच्चों इसका जो रिजल्ट आता है जब हम x को 2 पुट करते हैं वो आता है 3.99। अब मुझे बताएं हमारे ऑब्जर्व डेटा में जब x की वैल्यू 2 थी तो y की क्या वैल्यू थी जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, 3.8 और अब हमारे पास इस इक्वेशन ने क्या रिजल्ट दिया 3.99। तो इज द वैल्यू क्लोज, क्या वैल्यू क्लोज है ऑब्जर्व वैल्यू की जो इक्वेशन बता रही है? यस सर। हाँ जी क्लोज है, इसका मतलब कि एस्टिमेशन ये इक्वेशन ठीक एस्टिमेट कर रही है हमारे डेटा को। हम फर्दर चेक करते हैं, अगर हम x को पुट करते हैं इक्वल टू 5 हैं तो फिर y क्या होगा 2.41 by 5 एंड माइनस 0.83। बच्चों इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 11.22 आता है। अब हम देखते हैं जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी 11.2, तो ये काफ़ी क्लोज हो गई है, ये बेटर एस्टिमेशन हो गई है। अब इसी तरह से लास्ट को भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 7 हो देन y की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आएगी 2.41
दैट वुड कम एज 16.04 और हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है 16, तो ये तो वेरी क्लोज आ गई है। तो इसका मतलब ये वो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने बनाई है कि estimation of the observed data and called best fit equation। बेस्ट मेथड हमने अप्लाई की है इसको बेस्ट फिट इक्वेशन तक ले जाने के लिए, इस मेथड को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अपने डेटा जो ऑब्जर्व डेटा होता है उसके लिए आपने एक बेस्ट फिट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है और उसी इक्वेशन को यूज़ करके आपने एक बेस्ट फिट ग्राफ बनाना है, एक लाइन जो पॉइंट्स को क्लोज शो करे या हर पॉइंट को जो है वो कंटेन करे विद सम डिफरेंस, उसको हम कहते हैं बेस्ट फिट इक्वेशन या बेस्ट फिट लाइन। और ये मेथड जो है इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इसको जैसे मैंने मैनुअली सॉल्व किया अभी काफ़ी टाइम लगा, अगर मैं सारी कैलकुलेशन भी बीच में करता, मैंने पहले इसलिए कैलकुलेट की टाइम की बचत हो, तो ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। अगर आपने इसको टाइम बचाना है और काम भी पूरा करना है तो फिर आप एक्सेल शीट इस्तेमाल करते हैं, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कंस्ट्रक्टेड होते हैं फॉर्मूला सारे, मतलब वो बहुत जल्द ये डायरेक्ट जब आप पुट करेंगे ना वैल्यूज़, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करना होगी बस, बाकी कुछ नहीं करना होगा। फिर स्लोप का फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर देते हैं और ये इंटरसेप्ट का, तो वो खुद ही कैलकुलेट करके सारा आपको रिजल्ट दे देता है, तो वो ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। इसलिए एक्सेल स्प्रेडशीट्स मेकिंग जो है ये हमारे रिसर्च का, जब आप रिसर्च में जाएंगे तो वहाँ पर ये एक्सेल को यूज़ करके आप मेक करना सीखेंगे। हाँ जी बच्चों, ये हो गया, क्लियर हो गया कि ये क्या चीज़ होती है लीस्ट स्क्वायर Yes, मेथड। sir. अच्छा, अब इसमें मैंने कुछ ज़्यादा डेटा नहीं पुट किया है, ये 3-4 स्लाइड्स हैं, इनको जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो देखें लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या चीज़ है, ये तो कल वाला रिकमेंडेशन थी उसकी आउटलायर्स को ट्रीट करने की, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड इज़ द प्रोसेस जो भी हमने परफॉर्म की है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग कर्व और लाइन, ज़्यादातर लाइन, बेस्ट फिटिंग लाइन कह लें, ऑफ बेस्ट फिट फॉर अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स बाय रिड्यूसिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑफसेट्स ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द कर्व। ये जो हमने काम किया ना, इसमें जो हम तरीकाकार इख्तियार कर रहे थे उसमें हमने एक्स के स्क्वायर को यूज़ किया और फिर उसको रिड्यूस करते करते हमने एक बेस्ट फिट इक्वेशन बना ली। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं जी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, जैसे हमने एक्स और वाई में रिलेशन बनाया, द ट्रेंड ऑफ आउटकम्स आर एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिग्रेशन एनालिसिस। उसी का दूसरा नाम फिर रिग्रेशन एनालिसिस भी है, जब हम दो वेरिएबल्स में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एम और बी फाइंड करके। अच्छा, द मेथड ऑफ कर्व फिटिंग इज एन अप्रोच टू रिग्रेशन एनालिसिस। दिस मेथड ऑफ फिटिंग इक्वेशंस व्हिच अप्रोक्सीमेट्स द कर्व्स टू गिवन रॉ डेटा इज द लीस्ट स्क्वायर। इसी का नाम उन्होंने लीस्ट स्क्वायर भी रखा हुआ है जी मेथड का। असल कॉन्सेप्ट वही था जो आपने पहले ले लिया, बस इसकी ये डेटा है जो आपको रीड आउट करना है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द फिटिंग ऑफ कर्व्स फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट आर नॉट ऑलवेज यूनिक। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए बेस्ट फिट कर्व जो है मुख्तलिफ टाइम पे फाइंड आउट करेंगे तो वो एक जैसी नहीं आएंगी, वो मुख्तलिफ ही आएंगी। अच्छा, दस इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड अ कर्व हैविंग अ मिनिमल डेविएशन फ्रॉम ऑल द मेजर डेटा पॉइंट्स। ऐसी कर्व बनाएंगे या ऐसी लाइन बनाएंगे जिसके तमाम पॉइंट से मिनिमम डेविएशन मिले। दिस इज नोन एज द बेस्ट फिटिंग कर्व एंड इज फाउंड बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड, और वो हमने अभी पूरा पढ़ा है। अच्छा, the least square method is a crucial statistical method that is practiced to find a regression line or a best fit line for the given pattern। वही line making ग्राफ जो है वो मैंने आगे पुट किया हुआ उसके अंदर स्लाइड के अंदर। दिस मेथड इज डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन विद स्पेसिफिक पैरामीटर्स। अभी मैंने जो इक्वेशन मेक की थी उसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पैरामीटर उसके वो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स इज जनरली यूज्ड इन एवैल्यूएशन एंड रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि हम एक
स्ट्रेट लाइन मेक करते हैं कर्व की बजाय। तो ये एक ग्राफ शेप भी मैंने यहाँ पर शामिल की हुई है। इन लीनियर रिग्रेशन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स उन्होंने पुट किए हुए हैं और फिर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन उन्होंने ड्रॉ की है जो इन तमाम पॉइंट्स को बेस्ट फिट आती है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी दूर भी हैं नीचे, कुछ पॉइंट्स ऊपर काफ़ी दूर हैं, तो एक कुछ पॉइंट्स जो उसके करीब पड़ रही हैं। तो यही उनके मुताबिक एक लाइन है जो इन पूरे डेटा सेट को बेस्ट एस्टिमेट कर सकती है। और इसके लिए फिर इक्वेशन जो बनेगी, जैसे हमने पहले अभी सीखा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी। उसमें दो चीज़ों को डिटरमिन करना पड़ेगा, एक m को जो कि है स्लोप और एक b को जो कि है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट को यहाँ पे देख लीजिए कि ये इस लाइन का y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, क्योंकि y एक्सिस को ये पॉजिटिव एक्सिस से कट कर रही है ये लाइन। तो y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे लाइन उसको इंटरसेप्ट करती है, कट करती है, गुजरती है, उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर तो लाइन जो है वो मीन पॉइंट से गुजर जाए तो b की वैल्यू फिर 0 आएगी। जो मैंने अभी कैलकुलेशन करवाई थी उसमें b की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसका मतलब हमारे उस इक्वेशन में लाइन इधर से गुजरेगी, ऐसे ऐसे नीचे से नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो वाई इंटरसेप्ट का भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। और अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो अगर तो लाइन बिल्कुल ऐसे पैरेलल सीधी चले तो स्लोप 0 होगा, और अगर ऐसे इंक्लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट तो फिर स्लोप 1 होगा, और अगर किसी और वे में वो ऊपर जा रही है वर्टिकल पे, फिर स्लोप की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज़ अ वेरी बेनिफिशियल मेथड ऑफ कर्व फिटिंग डिस्पाइट, इसके बावजूद फिर इसकी कुछ बेनिफिट्स के अलावा कुछ लिमिटेशन भी। डिस्पाइट मैनी बेनिफिट्स इट हैज़ अ फ्यू शॉर्टकमिंग्स टू। वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस इज डिस्कस्ड हियर, वो कि इन द प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जो हमने अभी काम किया लीस्ट स्क्वायर मेथड which utilizes the least square method for curve fitting, it is inevitably assumed that the errors in the independent variable are negligible या ज़ीरो। हम चूँकि कुछ पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं जो लाइन के थोड़ा सा दूर होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये भी साथ में मान रहे होते हैं कि एरर जो है वो नेग्लिजिबल है या ज़ीरो है। तो लेकिन एरर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, एरर्स को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक ये नुकसान है कि हमें एरर पे नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि हम बेस्ट फिट इक्वेशन बना चुके होते हैं। In such cases, when independent variable error are non-negligible, the models are subjected to measurement errors. ये यहाँ पर फिर ये बताया जा रहा है कि अगर आप एरर जो है वो नॉन नेग्लिजिबल है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उन एरर्स को मेजरमेंट एरर्स असाइन या मेजरमेंट एरर्स की तरफ ले जाते हैं उन एरर को। किसी का माइक ऑन हो प्लीज। अच्छा, therefore here the least square method may even lead to hypothesis testing. अगर एरर्स नॉन नेग्लिजिबल है फिर हम हाइपोथेसिस चेक करेंगे, where parameter estimates and confidence interval are taken into consideration due to the presence of errors occurring in the independent variable. मतलब हमें फर्दर अगर आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से माइक ऑफ रखा करें, अगर क्वेश्चन हो तो फिर ऑन कर दिया करें। अच्छा जी, विद दैट ये जो काम है ना, ये जो डेटा है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, बस वो जो बात थी ना पहले आपको जो समझाई लीस्ट स्क्वायर मेथड की वही इम्पोर्टेंट थी। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है केमोमेट्रिक्स का ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि एक चीज़ जो है मैंने डिस्कस नहीं की इसमें, वो आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। वो है जो कि बड़ी सिंपल सी है और उसका ज़्यादातर ताल्लुक केमिस्ट्री से है, वो सुन लेंगे। वो है स्टाइकोमेट्री, वो है स्टाइकोमेट्री। किसी स्टूडेंट को आइडिया है स्टाइकोमेट्री का? हेलो, कोई स्टूडेंट है जो क्लास अटेंड करके ना रोड पे चला गया है? अच्छा, मैंने पूछा है बच्चों, आप लोगों को आइडिया है उसका स्टाइकोमेट्री का?
सर ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान। बिल्कुल सही। ये आप वही टॉपिक है पूरा पूरा जो आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। एफएससी में आपने स्टाइकोमेट्री पढ़ा हुआ है। ये पूरा पूरा वही टॉपिक है कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशंस करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आप क्वांटिटेटिव रिलेशन डेवलप करते हैं। तो अगर आपको रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन होती है तो आप प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की अमाउंट गिवन हो तो आप रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं उसी को स्टाइकोमेट्री को यूज़ करके। तो वो कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं, बहुत ही आसान है। तो अभी के लिए हम फिर अपने प्रैक्टिकल को शुरू करने लगे हैं क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो क्वालिटी कंट्रोल से मुताल्लिक है। वो भी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी हमारा एनालिटिकल जो लैब होती है उसमें जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, और जो क्वालिटी कंट्रोल है या क्वालिटी एश्योरेंस है इसका क्या मतलब है। ये दो चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एक क्वालिटी एश्योरेंस है और एक क्वालिटी कंट्रोल है। और इस चैप्टर को जो हमारा नेक्स्ट होगा इसमें हम एंड पर इस काबिल हो जाएंगे या हमें इस तरह का नॉलेज होगा कि जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती है ना उसके ऊपर लिखा होता है ISO सर्टिफाइड। तो ISO सर्टिफिकेशन तक पहुंचने के लिए क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, और वो क्या सारा काम होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल लैब में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर होगा। अभी भी हम केमिस्ट्री में मुकम्मल तौर पे एंटर नहीं होंगे। अच्छा, तो अभी आज के दिन में फिर हमारा प्रैक्टिकल है जो कि छोटी सी बात है, मेरे पास 25 मिनट्स हैं, उसके अंदर बड़ी आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उसके लिए ये डेटा जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जी सर। अच्छा जी, ये हमारा ओवरऑल एक थर्ड एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है ये है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इन सैंपल ऑफ टैप वाटर। टैप वाटर यही सिंपल वाटर जो हमारे घरों में आता है और हम उसको यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो आजकल कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी कामों में उसको यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर सॉल्ट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स वाले सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ख़ास तौर पे क्लोराइड कितना है उसके अंदर वो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। टैप वाटर सैंपल के अंदर क्लोराइड की क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं। तो एम यही हमारा आज के एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, नीचे मैंने मेंशन किया टू डिटरमिन। एम है क्या, टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय मोहर्स मेथड। ये जो मेथड हम यूज़ करेंगे इसको मोहर्स मेथड भी कहते हैं, इसको अर्जेंटोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। अर्जेंटोमेट्रिक मेथड क्योंकि हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे और सिल्वर का नाम अर्जेंटम है। तो अर्जेंटोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं और मोहर्स मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये मेथड सबसे पहले फिशर मोहर ने डेवलप किया था और उसको यूज़ किया था। तो क्या हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इन सैंपल ऑफ टैप वाटर, और उसके जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो मोहर्स मेथड कहलाता है या अर्जेंटोमेट्रिक मेथड कहलाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि हम जो भी वाटर सैंपल लेंगे उस वाटर सैंपल को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ पहले रिएक्ट करवाएंगे बाय यूजिंग इंडिकेटर। जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो पोटेशियम क्रोमेट होगा, जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो पोटेशियम क्रोमेट होगा, K2CrO4 जिसका फॉर्मूला है। वो हम वाटर सैंपल में पुट करेंगे और उसके अंदर फिर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे फ्रॉम द ब्यूरेट ड्रॉप वाइज। पहले जो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयंस आ रहे होंगे वो क्लोराइड के साथ मिलेंगे। अगर वाटर के अंदर क्लोराइड है तो सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे और सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो शुरू में बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट, फिर जब जो हमारे पास क्लोराइड मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट अपना रुक जाएगा। अच्छा, फिर हम फर्दर ऐड करते जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट फ्रॉम द ब्यूरेट। तो अब वो जो प्रेसिपिटेट है वो ब्रेक रेड होना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि क्लोराइड कंज्यूम हो चुके हैं। अब जो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो इंडिकेटर है और वो क्रोमेट के आयन है, सिल्वर क्रोमेट फिर ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट का बनेगा। तो दो हमारे पास होंगे पॉइंट्स कलर देखने के लिए। शुरू में हमें मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट, जब तक सिल्वर आयन का रिएक्शन क्लोराइड के साथ होता रहेगा सिल्वर क्लोराइड बढ़ता रहेगा वाइट प्रेसिपिटेट। जैसे ही
क्लोराइड आयंस कंज्यूम हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर वाटर के, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर सिल्वर जो ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा क्रोमेट के साथ जो कि इंडिकेटर में है, और सिल्वर क्रोमेट बनेगा जो कि रेड ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट होगा। ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट ही हमने एंड पॉइंट के तौर पर कंसीडर करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है जी, वाटर कंटेनिंग क्लोराइड इज ट्राइटेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, क्लोराइड्स आर प्रेसिपिटेटेड एज वाइट सिल्वर क्लोराइड। फिर पोटेशियम क्रोमेट इज यूज्ड एज इंडिकेटर विच सप्लाइज क्रोमेट आयंस एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस अप्रोचेज एक्सटिंक्शन, यानी खत्म होने के करीब पहुंचती है, सिल्वर आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू अ लेवल at which reddish brown precipitate of silver chromate is formed indicating the end point। तो एंड पॉइंट जो वो ब्रिक रेड होगा। तो अब जो हमारे पास एपरेटस है टाइट्रेशन वाला, जो पिछली बार हमने एपरेटस यूज़ किया वही है, ब्यूरेट है, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को फिल करेंगे, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट को, पिपेट्स हैं ये सैंपल मेजर करने के लिए, और फिर फ्लास्क है टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, एरलन मेयर फ्लास्क कह लें इसको, मेजरिंग सिलेंडर है। रिएजेंट्स क्या है, क्लोराइड फ्री डिस्टिल्ड वाटर, ये ब्लैंक डिटर्मिनेशन के लिए, ब्लैंक का आपको मैंने बताया था पहले सैम्पलिंग में। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, ये हमारे पास होगा स्टैंडर्ड, इसकी हमें नॉर्मेलिटी मालूम होगी, ये कंसंट्रेशन मालूम होगी। फिर पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर है, पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला कोई बोल दे K2CrO4 होता है पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 ये है पोटेशियम क्रोमेट। एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो नहीं, ये पोटेशियम क्रोमेट है, ये इंडिकेटर है। और एसिड और एल्कली फॉर एडजस्टिंग पीएच। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है जी, पहले सबसे पहले आपने 50 ml सैंपल जो है वाटर का, जिसमें आप क्लोराइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो आपने लेना है, उसको डाइल्यूट करना है 100 ml में। तो हमारे पास V1 जो है वो 100 होगा, डाइल्यूट करने 100 ml, डाइल्यूट भी वाटर ऐड करके, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर देंगे। अच्छा, इफ द सैंपल इज कलर्ड एट 3 ml ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, शेक वेल, अलाउ टू सेटल, फिल्टर वॉश एंड कलेक्ट फिल्ट्रेट। ये कम ही चांस होता है इस तरह का, ये वाला जो स्टेप है ना, इसके चांसेस कम हैं। अगर आपके पास जो सैंपल है वो कलर्ड है, उस कलर इम्प्योरिटी को हटाने के लिए आपने ये काम करना है, लेकिन ये हम नहीं करेंगे, हमारे वर्किंग में ये नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, अच्छा जी सैंपल ले लिया आपने, उसके पिपेट के ज़रिए से लेंगे फ्लास्क के अंदर, फिर सैंपल इज़ ब्रॉड टू pH 7 अप टू 8 बाय एडिंग एसिड और अल्कली एज रिक्वायर्ड। हम उसकी pH सेट करेंगे 7 से 8, अगर पहले 8 से ज़्यादा है तो एसिड ऐड कर देंगे इस रेंज में लाने के लिए, अगर पहले 7 से कम है तो अल्कली ऐड कर देंगे इस रेंज में लाने के लिए। तो एसिड अल्कली दोनों में से कोई भी चीज़ डिपेंडिंग अपॉन के इनिशियल pH उसकी क्या है सैंपल की वाटर की। फिर क्या करना है, वो सैंपल आपने फ्लास्क में लिया, उसमें ऐड 1 ml ऑफ इंडिकेटर जो कि पोटेशियम क्रोमेट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कलर में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप वाटर सैंपल में ये पोटेशियम क्रोमेट ऐड करेंगे। लेकिन फिर क्या करना है, टाइट्रेट द सोल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन अंटिल अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, और फिर नोट डाउन द वॉल्यूम जो कि V2 होगा। अच्छा, इसमें मैंने ये किया कि जब आप टाइट्रेट करेंगे तो पहले वो वाइट पीपीटी बनेगा, फिर आपने फर्दर एडिशन कंटिन्यू रखनी है, फिर वो वाइट पीपीटी रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो कलर देखने हैं आपने, जब वाइट पीपीटी बन जाएगा तो इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड बन गया, तो क्लोराइड जो है वो पूरा रिएक्ट कर गया सिल्वर आयंस के साथ, तो फिर वो रेडिश ब्राउन में जब कन्वर्ट होगा तो वो एंड पॉइंट होगा। तो कुछ एक्सेस सिल्वर आयंस जो हैं वो हमने कंज्यूम करवाने हैं। ये इक्वेशंस जो हैं शामिल की हैं, सिल्वर नाइट्रेट जब सोल्यूशन बनाएंगे तो सिल्वर आयंस जो हैं ये ऊपर से स्टैंडर्ड सोल्यूशन में से आ रहे हैं, वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट है, तो ये मिलकर क्या बना देंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो पहला हिस्सा जो आपको वाइट पीपीटी मिलेगा वो सिल्वर नाइट्रेट का होगा, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ये यहाँ पे इक्वेशन ठीक नहीं होगी, ये सिल्वर क्लोराइड का है वाइट पीपीटी, ये सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी बनेगा। सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस, सिल्वर आयंस कहाँ से आ रहे हैं, स्टैंडर्ड से, क्लोराइड आयंस कहाँ से आ रहे हैं, वाटर सैंपल से। और फिर जो एक्सेस सिल्वर आयंस हम ऊपर से ऐड कर रहे होंगे वो ये इंडिकेटर के साथ मिलेंगे। ये जो क्रोमेट है ना, ये क्या चीज़ है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर के साथ अब मिलेगा कौन, ये जो एक्सेस हमने सिल्वर आयंस ऊपर से ऐड किए हैं, तो इंडिकेटर के साथ मिलकर वो क्या बना देगा, सिल्वर क्रोमेट बना देगा। क्रोमेट है वो ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट है, और यही वाली चीज़ जो है ये एंड पॉइंट है। तो बड़ी सादा सी बात है भाई, जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, सैंपल लेना है वाटर का, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा लेबॉर्ट्री में, उसको आपने डाइल्यूट कर लेना है डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके, 100 ml ले लेंगे सैंपल,
और फिर उसको आपने LN में क्लास लेना है थ्रू पिपेट, उसके अंदर इंडिकेटर ऐड करना है पोटेशियम क्लोराइड 2 से 3 ड्रॉप, फिर आपने उसको टाइट्रेट करना है ब्यूरेट से सोल्यूशन लेके सिल्वर नाइट्रेट का ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, पहले वाइट पीपीटी बनेगा, फिर आपने फर्दर ऐड करते रहना तो ब्रिक रेड प्रेसिडेंट जब बनेगा तो ये एंड पॉइंट होगा। ब्रिक रेड कह लें या रेडिश इकोनॉमिक कह लें। इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि बहुत अच्छा यही है कि आप 3 सैंपल्स लेंगे, 3 डिफरेंट सैंपल्स लेंगे, तो सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3। उस 3 डिफरेंट सैंपल का मतलब 3 डिफरेंट पॉपुलेशन से लेके आते हैं सैंपल्स। जैसे आपको मैंने पत्तों की शादरा और उसी लेबॉर्ट्री के सैंपल के बारे में पहले बात की हुई है, तो इस तरह से 3 डिफरेंट सैंपल्स में आप मेजरमेंट्स करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं। तो पहले सैंपल के लिए भी आप 3 ट्रायल लेंगे, 3 बार टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो हर बार आप वॉल्यूम ऑफ सैंपल 100 100 100 यहाँ पर भी, तो फिर ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल 0, फाइनल सपोज दैट 9, तो वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 9 आ जाएगा, और इसमें रिजल्ट्स जो बाद में कैलकुलेट करके वो इसमें पुट कर देंगे आखिरी कॉलम के अंदर। तो हर सैंपल को 3 ट्रायल पे आपने मेजरमेंट करनी है, उसकी 3 बार टाइट्रेशन को परफॉर्म करना है, और फिर उसके बाद मीन सेंट्रल वैल्यूज़ निकालनी है, वो आपको पहले से मालूम है। ये टेबल फिल करने के बाद जो कैलकुलेशन है वो कैसी है, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल यूज यानी वाटर का सैंपल हम उसको V1 कहेंगे, जैसे मैंने अभी बोला था कि वो 100 है। फिर नॉर्मेलिटी ऑफ द सैंपल, नॉर्मेलिटी ये कंसंट्रेशन होती है, जैसे मोलैरिटी है और मोलैलिटी है, तो नॉर्मेलिटी भी ये कंसंट्रेशन है। आप इसको मोलैरिटी के तौर पर भी ले सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ द सैंपल ये आपको ये एक्चुअली फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज़ जो है आपके लिए यही रिक्वायर्ड है, फाइंड आउट करनी है N1। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी एक्चुअली होगा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, ये वाली जो चीज़ है ना ये होगी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज्ड, वो V2 से लिखेंगे, जो भी होगा 9 होगा या 10 होगा जो ब्यूरेट से आपने यूज़ किया। फिर नॉर्मेलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ये आपको गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये वैल्यू ना स्टैंडर्ड, इसलिए इसका मतलब है ये आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन होगी कि हम जो सिल्वर नाइट्रेट का सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी ये है। तो आपने फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आमतौर पे जो हम टाइट्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है, डाइल्यूशन फार्मूला भी कहते हैं इसको, और यहाँ पर M की जगह N यूज़ करें हम तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये वाटर सैंपल के लिए N1V1 और ये N2V2 ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के लिए है। तो आपको फाइंड करना है N1, तो V1 नीचे चला जाएगा तो N2V2 डिवाइड बाई V1 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन वाटर सैंपल कैसे निकालेंगे, जो नॉर्मेलिटी आई है उसकी सैंपल की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास से जो कि है 35.5, तो जो रिजल्ट आएगा वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगा कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड। ये होगा, ये जो रिजल्ट आएगा ना, जो नॉर्मेलिटी यहाँ से निकालेंगे उसको क्लोरीन के एटॉमिक मास से जो कि होता है 35.5 इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली इसको कहते हैं, तो 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा मिलीग्राम पर लीटर में। तो वो आपका जो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 होंगे यहाँ लिखेंगे और उनके रिजल्ट्स यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट के लिए भी कहा था, दोबारा भी कह रहा हूँ कि आपने प्लेन पेजेस के ऊपर टेबल्स बनाने हैं और ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन वाला काम वहाँ पे लिखना है प्लेन पेज के ऊपर, और लाइंस वाले पेजेस के ऊपर ये काम करना है, इसकी स्टेटमेंट, एम, प्रिंसिपल, अपरेटस, रिएजेंट्स और प्रोसीजर और इक्विवेलेंस, ये वाला आपने लाइंस वाले पेजेस के ऊपर करना है, और उसके सामने जो है ये प्लेन पेज के ऊपर ये टेबल ऑब्जर्वेशन वाला, नीचे कैलकुलेशन और रिजल्ट्स। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हाँ जी ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी सिंपल। अभी हम इसकी यस सर। अभी हम इसकी वीडियो जो मैंने डे अडॉप्ट किया हुआ, हर बार हम प्रैक्टिकल की वीडियो ज़रूर देखते थे कि वो किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब यही होता है कि आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करें, उस काम को करें लेबॉर्ट्री में। तो लेट्स फाइंड आउट कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कंटेंट इन वाटर सैंपल। तो इसमें से पहले ही मैं ना ये वीडियोस को चेक कर लेता होता हूँ कि जो मुनासिब हो वही हम देख लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक देखी थी जो बेहतर थी, ऐसे इस वक्त। अच्छा भाई, ये पहले तो वो बता रहे हैं सारा प्रोसीजर ना, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर सैंपल बाय अर्जेंटोमेट्रिक मेथड यानी मोहर्स मेथड। तो उसने कहा यहाँ पर हम लेंगे
सिल्वर नाइट्रेट, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट के अंदर, और यहाँ पे अर्ले मिरर फ्लास्क के अंदर हमारे पास है क्लोराइड आयन का सैंपल यानी वाटर सैंपल, और साथ में इंडिकेटर भी ऐड किया हुआ है। तो ये उसने रिएक्शन बता दिया कि सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सैंपल स्टैंडर्ड सोल्यूशन से आ रहे हैं, क्लोराइड सैंपल के अंदर है, तो सिल्वर क्लोराइड या आयरो डाउनवर्ड का मतलब है प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी बनता है, नाइट्रेट जो है वो सोल्यूशन में रहेंगे डिजॉल्व, और जब सारा क्लोराइड वो कहता है प्रेसिपिटेट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड की शक्ल में, तो फिर आपने एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड करना है जो क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा और ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट बना देगा। उसका रिएक्शन भी दिखाया है कि सिल्वर नाइट्रेट ऊपर से आ रहा है, मैंने सिर्फ आयोनिक इक्विलिब्रियम दिखाई थी, नाइट्रेट नहीं दिखाई गई। अच्छा, ये क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर बना देगा जो कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, और ये कलर जो है ये एंड पॉइंट है। अच्छा, अभी एक्चुअली मैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, ये सारा प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया होता है, तो अभी ये परफॉर्म करेगा लैब में, तो हम उसको देखना चाहते हैं। ये आपको बताएगा कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ये उसने ब्यूरेट लगाया हुआ है स्टैंड के अंदर, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सैंपल भी फिल किया हुआ है और इनिशियल रीडिंग भी नोट करके रखी हुई है। ये फ्लास्क है, ये वाला जो है ये अर्लर मेयर फ्लास्क है जो उसके हाथ में है, इस फ्लास्क में वो सैंपल लेगा, ये इंडिकेटर दिखाया उसने, ये सिल्वर नाइट्रेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये जो येलोश कलर का ये इंडिकेटर है, ये ब्यूरेट में उसने फिल किया हुआ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब ये सैंपल उसने पहले ही फिल करके रखा हुआ है इसके अंदर, और वो इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, 2 ड्रॉप पहले ऐड किए हैं और ये 3 और 4 ड्रॉप्स ऐड कर दिए। देखिए वो उसने मिक्स किया तो कोई ख़ास कलर नहीं वाजे हुआ, लेकिन अभी वो सिल्वर नाइट्रेट जो स्टैंडर्ड है ब्यूरेट के अंदर उसे ऐड करेगा ड्रॉप वाइज इस सैंपल प्लस इंडिकेटर के अंदर। ये ड्रॉप वाइज एडिशन विद कंटिन्यूस स्टरिंग, ये इंपॉर्टेंट एहतियात होती है जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये देखें ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया हुआ है, पहले ऐसे नहीं था, कर्डी नहीं था, पहले क्लियर था, अब वो कर्ड लाइक हो गया हुआ है, मिल्की हो गया हुआ है, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। इसका मतलब कि सिल्वर आयोन्स जो हैं वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वाटर सैंपल के अंदर और सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। और ये बता रहा है कि जब वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है तो फिर भी आपने फर्दर ऐड करते रहना है उसको, थोड़ा से फर्दर ऐड होगा, एक्सेस में ज़्यादा नहीं ऐड होगा, वो जो एक्सेस ऐड करेंगे वो फिर इंडिकेटर के साथ ऐड करेंगे, उनके क्लोराइड तो सारे कंज्यूम हो चुके होंगे। तो आप देखेंगे वो वाइट प्रेसिपिटेट से कलर जो है वो ब्रिक रेड की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्लोराइड जो है जितने भी थे वो रिएक्ट कर गए। सिल्वर नाइट्रेट का जितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो हमने नोट कर लेना है यहाँ से, वो हमारी ब्यूरेट फाइनल रीडिंग होगी। ये वही उसकी केमिस्ट्री को ही बता रहा है कि वो जो सिल्वर आयन शुरू में थे क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो वाइट पे बना रहे थे, फिर जब वो कंज्यूम हो गए तो फिर उन्होंने इंडिकेटर के साथ रिएक्ट किया और ब्रेक रेड बन गया हमारे पास प्रेसिपिटेट। तो आपने इनिशियल रीडिंग नोट करनी है, फाइनल रीडिंग, और 3 वो कह रहा है कि 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स हमने एक सैंपल के लिए फाइंड आउट करनी होती है, फिर उनका हम मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, वो होता है वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सैंपल यूज्ड, फिर उसका हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। और ये डेटा रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लें इन्होंने। अच्छा, हर एक्सपेरिमेंटर का मुख्तलिफ फार्मूला हो सकता है, तो मैंने जो फार्मूला बताया वो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट सेम ही आते हैं। ये जो फार्मूला बताया वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इसने पहले कहा है कि आप सिल्वर नाइट्रेट का कैसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड बनाने का तरीका बता रहा है कि आप पहले उसका वे मेजर करेंगे खाली बॉटल का। एक मिनट ये देख लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड जो आपको मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड मेकिंग का प्रोसीजर बताया उसने कि एक बॉटल जिसके अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट को सोल्यूशन बनाना है, उसका बॉटल का और सिल्वर नाइट्रेट का दोनों का मैस फाइंड आउट किया। खाली बॉटल का मैस ये है, फिर सिल्वर नाइट्रेट का मैस हमारे पास आ गया 0.425। तो इसकी नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो वे आपने यूज़ किया सोल्यूशन मेकिंग के लिए सिल्वर नाइट्रेट का वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये 10 जो है एक्चुअली ये फैक्टर है, 100 ml सोल्यूशन बनाते हैं फार्मूला में 1000 नीचे होता है, तो 1000 फार्मूला में ऊपर होता है और वॉल्यूम नीचे आता है 100, तो उसका फैक्टर आया हुआ है ये 10। ये अगर आपको याद हो तो मोलैरिटी का भी यही फार्मूला होता है कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वही एक्चुअली फार्मूला है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहते हैं हमने 100 cm³ बनाया है,
तो ऊपर 1000 था, नीचे 100 था, तो ये 10 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे आ गया होगा। तो वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट जो है ये मोल्स हमें दे देगा। तो ये वो नॉर्मेलिटी आ जाएगी उसकी सिल्वर नाइट्रेट की। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपको वैसे मैंने बता दिया, यहाँ इसमें शो किया था। तो आपको बताया जाएगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना सिल्वर नाइट्रेट की कितनी है। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए वो फैक्टर को बता रहे हैं। ये नॉर्मेलिटी आ गई 0.0225 नॉर्मल। ये अपने एक्सपेरिमेंट में उसने ये दिए, हमारे एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट होगा, हो सकता है हम 0.425 की बजाय कोई और मैथ से इस्तेमाल करें, तो नॉर्मेलिटी का रिजल्ट कुछ और आएगा। ये फिर उसने रीडिंग लिखी है, इनिशियल रीडिंग नीचे लिखी है, फाइनल ऊपर लिखा है उनका, फिर ये रिजल्ट लिखा है 9 ml यूज्ड। फिर ये दूसरी रीडिंग है, ये तीसरी रीडिंग है, और ये 3 कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ आ गई वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन यूज़ हुआ है। फिर ये उसने फार्मूला यूज़ किया है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय ब्यूरेट रीडिंग डिवाइडेड बाय 100। ये नॉर्मेलिटी क्लोराइड की आ गई। अब क्लोराइड की नॉर्मेलिटी जो है 0.025, एक्चुअली ये तो उसकी है सोल्यूशन की सिल्वर नाइट्रेट की। नॉर्मेलिटी ऑफ क्लोराइड सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 35.5, जो अभी मैंने कहा था कि N1 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, तो ये उसका रिजल्ट आ गया 0.798 ग्राम पर लीटर। और फिर इसको ppm में कन्वर्ट करने का भी बताया। अगर आपने ppm में बताना है क्योंकि वैल्यूज बहुत स्मॉल होती हैं, तो ppm के लिए उसने क्या किया, एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 798.75 ppm पार्ट्स पर मिलियन में रिजल्ट आ गया। पर जो आपने कैलकुलेशन को फॉलो करना है वो वही है जो थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पर देखी थी। तो विद डैट हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट हो गया। आज आपको मैं ये जो एक्सपेरिमेंट 3 का डेटा है ये भी शेयर कर दूंगा। एक स्टूडेंट ने कहा था कि हम रजिस्टर पे नोट करें, तो रजिस्टर इज़ नॉट गोना वर्क। आप लोगों को प्रैक्टिकल नोटबुक परचेज करनी भी इतनी महंगी कॉपी नहीं होगी। एक सादा प्रैक्टिकल की नोटबुक जो है वो 200 से सर 300 में आपको मिल जाएगी। जी जी प्लीज़ बोलें। और ये प्रैक्टिकल वो मिलते हैं नोट्स है ना, खाली पेजेस मिलते हैं प्रैक्टिकल वाले, उन पे नोट्स नहीं, कर एक लेंगे हम। प्रैक्टिकल उनकी नोटबुक जो आप ले फ्रंट पेज लेना। होता है वो राइट पेज होता है, बैक पेज होता है वो ब्लैक होता है, उधर हम टेबल बना लेंगे। आप जाएंगे ना किसी बुक शॉप पे, उन्हें कहेंगे हमें प्रैक्टिकल नोटबुक चाहिए ब्लैंक, तो वो आपको दे देंगे, बस वही ले आना। वो ज़्यादा बड़ी ना लेना, फिर वो सर वेस्ट हो जो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स कम है। हाँ जी बोलिए। ठीक है सर, जो टेबल है वो लाइन वाले पेज पे बनाना है या ब्लैंक पेज पे बनाना है? जो टेबल है वो ब्लैंक पेजेस के ऊपर बनाना है। और थ्योरी जो लाइन वाली लाइन पेज पे थीरी लिखनी है, है। थीरी जो है वो लाइन वाले पेजेस के ऊपर लिखनी है, ठीक है। ठीक है सर। रिजल्ट्स कैलकुलेशन जो है वो भी आपने ब्लैंक पेजेस के ऊपर लिखना है, लेकिन रिजल्ट दोनों साइड पे लिखना है। ओनली रिजल्ट जो ब्लैंक पेजेस पे भी लिखना है और लाइंस वाले पेजेस के ऊपर भी लिखना है रिजल्ट। और आप ठीक चाहो है तो सर। ब्लैंक पेजेस के ऊपर आप चाहो तो पेंसिल वर्क कर लो, और अगर आपने पेंसिल वर्क नहीं करना तो फिर वही इंक पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है क्योंकि सर। एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना होती है नोटबुक को, तो कोशिश करेंगे उसको साफ सुथरा बनाएंगे। कल पहले रफ कर लेंगे ना कैलकुलेशन, तो बाद में जब फिर उसको पेन से अभी बना लेंगे, बॉल पेन से। आपने वैल्यूज़ वगैरह नहीं पुट करनी है, ये आपको मैं पहले कह चुका हूँ। ये ना ये टेबल जैसे खाली बनाने हैं, अभी अभी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी है आपने। वैल्यूज़ इसलिए नहीं ठीक है। पुट करनी है क्योंकि अभी हमें हो सकता है हमें मौका मिल जाए परफॉर्म करने का फिजिकल, तो फिर हम खुद जो परफॉर्म करेंगे रिजल्ट निकालेंगे और उनको टेबल में पुट करेंगे। और अगर हमें मौका नहीं मिलता फिजिकली परफॉर्म करने का, तो फिर एग्ज़ाम से पहले पहले आपको मैं खुद ही डेटा प्रोवाइड कर दूंगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का या एक्सपेरिमेंट 3 का टेबल के अंदर ये डेटा पुट करने और ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ओके सर, श्योर। अच्छा, मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। और मैंने आपको ये बोला है कि मंडे को आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो असाइन की